Good afternoon to all of you. इसी पी एस सोलोमन। तेरे गाइस, जैसा कि आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एमएसएमई के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं कि एमएसएमई किस तरह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को एक बूस्टअप करने में, एक सस्टेनेबिलिटी देने में इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि देश के जो हमारा जीडीपी है, इस जीडीपी में भी इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो ड्यूरिंग जो कोविड-19 हुआ, इसका जो इफेक्ट हुए, एमएसएमई को इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट एक चुनौती के रूप में इसको लेता है, एक चैलेंज के रूप में लिया और एक सस्टेनेबिलिटी देने की भी कोशिश किया। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी जो जनसंख्या है, या जनसंख्या को भी कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में इसकी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एज़ वेल एज़ हम कह सकते हैं कि ये जो मुख्य रूप से जो लीडिंग करता है, एडवोकेटिंग करता है, और जितने भी हमारे पास टीमी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, वे सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स को बूस्टअप करने में इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होता है। और खास तौर पे हम यदि देखें तो आप देख सकते हैं कि जब भारत सरकार ने उद्योग आधार मेमोरेंडम लाया, ये चीज़ों को याद रखेंगे। आधार मेमोरेंडम जब पॉलिसी भारत सरकार ने लाई, तो उसके बाद हमने देखा कि लगभग एमएसएमई में जो भी हमारे पास पहले यूनिट्स थे, उस यूनिट्स में लगभग 2.5 मिलियन यूनिट्स जो है बढ़ करके 2020 में हो गया। तो यह एक जो कम कह सकते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब आज के लेक्चर जो होगा खास तौर पे हमारा यूपीएससी, बीपीएससी, ईपीएफओ और इस तरह से अनेकों जो एग्जाम्स होंगे, पीटी मेंस, दोनों को लेकर के ये आपके लेक्चर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत आराम से देखते चलें, करते चलें, और आगे इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को एक जगह, एक स्थिर जगह पे कर लूँ, उसके बाद मैं आपको ओवरऑल सारे लेक्चर्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसे देखते हैं। तो एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई स्टैंड्स फॉर एक्चुअली होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी इसका मतलब होता है सबसे पहला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई स्टैंड फॉर। और ये जो होती है वो देख सकते हैं कि जो हमारा है खासतौर पे जो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा डेवलपमेंट होती है हमारे देश के, इसमें इसकी एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि को देखने को मिलता है। भारत में यदि देखा जाए तो यह जो हमारा एमएसएमई जो हमारा सेक्टर है, मुख्य रूप से देखा जाए तो यह हमारे जीडीपी जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसमें भी इसके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। या इसके लेकर के हम कह सकते हैं वाइटल रोल को भी ये अदा कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल को भी ये अदा कर रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश की जो हमारा एक्सपोर्टिंग है, इंपोर्टिंग है, इसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यह हमारा जो सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट ऐसी करती है जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा डेवलपमेंट हो रही है, खासतौर पे यदि देखेंगे सेमी अर्बन जो हमारा और रूरल एरियाज जो होते हैं, तो वहाँ का जो भी हम बेसिक नीड्स कह सकते हैं, या वहाँ की जो पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को जो एक डिमांड होता है उससे कहीं ना कहीं अब फुलफिल करने में, उसकी सप्लाई को फुलफिल करने में इसकी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए कि यदि 2006 में जो भारत सरकार ने एमएसएमई को लेकर के एक जो अमेंडमेंट लाया, या कह सकते हैं एक्ट लाई, इस एक्ट के आधार पर कह सकते हैं कि 2006 में सरकार ने इसके लिए प्रोविजन लाया कि कौन एमएसएमई के सेक्टर में आएंगे, और इस आधार पे जो है एमएसएमई सेक्टर को भारत सरकार ने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के क्षेत्र में, और एक होता है हमारा सर्विस इंटरप्राइजेस के क्षेत्र में। यानी अब इसके लिए कुछ पैमाना, कुछ पैरामीटर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया, और उस पैमाना पैरामीटर्स के आधार पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा एमएससी के सेक्टर जो होंगे वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में या इंटरप्राइजेस में हैं, और कौन हमारा माइक्रो या स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस हमारा सर्विस इंटरप्राइजेस का काम कर रहे हैं, उस लायक यानी उसके लिए एलिजिबल हैं। तो एक एलिजिबिलिटी की यदि बात किया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है। यानी हम बात करेंगे कि 2006 के बाद यदि हम रिवाइज की बात करते हैं पैरामीटर्स का, तो 2006 से पहले जो हमारा पैरामीटर्स था क्या था, तो उसके पहले था कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर था, या मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इंटरप्राइजेस थी, उसे माइक्रो जो हमारा इकोनॉमी या माइक्रो जो सेक्टर्स था उसके लिए कहा कि 25 लाख से अधिक यदि उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में इसके लिए कहा कि यदि 10 लाख से ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट है तो वह माइक्रो सेक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। जबकि यदि देखा जाए तो स्मॉल के लिए जो गवर्नमेंट ने लाया वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए बताया कि 5 लाख होना चाहिए, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट की बात किया कि 2 लाख से अधिक होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो उस समय 10 लाख हमारा 10 करोड़ गवर्नमेंट ने किया था। फिर हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं
तो इन्वेस्टमेंट जो हमारा सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए हुआ 5 करोड़ रुपया था। तो ये सारे के सारे जो थे ये अर्लियर आप कह सकते हैं, प्रायर कह सकते हैं, 2006 से पहले का सरकार की पैरामीटर्स थी। और इस पैरामीटर्स को अंततः एक अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट एज पर द नीड भी कर सकते हैं, जब उसकी जिस तरह से उसकी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं फ्लॉरिश होना चालू हुआ, चेरिश होना चालू हुआ, डेवलपमेंट होना चालू हुआ, या कह सकते हैं लोगों में एक नए नए इंटरप्रेन्योरशिप, नए आइडियाज के साथ आना चालू हो गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी पैरामीटर्स में एक बदलाव कर देती है। और इसका जो हमारा क्लैरिफिकेशन रिवाइज जो आया, इस आधार पर भी हम देख सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ एनुअल टर्नओवर के आधार पर गवर्नमेंट ने क्या किया। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए गवर्नमेंट ने क्या कि माइक्रो उसी को कहा जा सकता है जिसकी 1 करोड़ है ना इन्वेस्टमेंट होगा, और उनके टर्नओवर जो होगी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो टर्नओवर उनका 5 करोड़ का होगा और इन्वेस्टमेंट उनका 1 करोड़ का होगा, तो वह माइक्रो सेक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन स्मॉल के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा उसका कहा कि इन्वेस्टमेंट जो होंगे 10 करोड़ रुपया का होगा, और जो टर्नओवर होना चाहिए वह 50 करोड़ रुपया का होना चाहिए। जबकि मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जबकि टर्नओवर की बात करें तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें आना चाहिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो रिवाइज है, यानी अभी वर्तमान के जो पैरामीटर्स हैं, तो वर्तमान के पैरामीटर्स को हम कह सकते हैं कि इस आधार पर गवर्नमेंट ने इसको ब्रेक डाउन किया या इसको बताया। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत में जो हमारा एमएसएमई है, तो एमएसएमई जो भारत में इससे क्या हमारे एडवांटेज हो सकते हैं, क्या इससे प्रॉफिट हो सकते हैं, तो इसको यदि हम सेक्टर वाइज की बात करें तो आप इस डेटा के आधार पर, आप इस फिगर के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो इस सेक्टर का यदि हम ओवरव्यू को देखते हैं तो ओवरव्यू में आप क्या देखिएगा कि एमएसएमई जो है हमारा सीएजीआर जिस तरह से इंक्रीज हुआ है, सीएजीआर मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी ग्रॉस रेशियो, ठीक है, तो यह बढ़ करके 2019 से 2020 में हम देख सकते हैं कि 18.5% यानी 18.5% जो है हमारा ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि हम भारत सरकार के और अनेकों प्रकार के यदि हम इनिशिएटिव्स को देखें, गवर्नमेंट के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टेप्स लिए गए उस स्टेप्स को यदि देखें तो यहाँ से महसूस होती है कि गवर्नमेंट ने अनेकों प्रकार के इनकरेजिंग जो स्टेप्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिया है। जैसे कह सकते हैं युवाओं को बहुत ज्यादा इनकरेज करना, महिलाओं को इंकरेज करना, एसटी एससी जो हमारे कम्युनिटी से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बिजनेस के प्रति उनको एक रुझान लाना, यानी उनको एक एक्सेलरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको कह सकते हैं बूस्टअप करने की जरूर कोशिश किया है। इसको लेकर के एमएसएमई को भारत में रेगुलेट करने के लिए कह सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए, तथा इसको एक स्प्रेडनेस जो होती है, इस स्प्रेडनेस को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी का भी इस्तेमाल इसमें करती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जैसे केवीआईसी देख सकते हैं होता है, जैसे क्वायर बोर्ड है, एनएस, तो ये सारे जो हम अभी बात करें सारी की चर्चा हम आगे भी करेंगे, इसको हम डीप में करेंगे, फुल फ्लेज में हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो है मुख्य रूप से जिम्मेवारियां दी गई है कि कौन कौन से और ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकते हैं जो खास तौर पे एमएसएमई से अभी भी वो दूर है, फार फ्रॉम है, उसको इसमें एक्सेलरेट करना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होगी, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होगी उसके रेस्पेक्ट में उसको लाने की कोशिश किया जाएगा। इसके आधार पर गवर्नमेंट की स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत बड़ी बड़ी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी देती है। एमएसएमई का स्टेब्लिश करने के लिए, एक बिजनेस अपने स्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट भी देती है। साथ ही साथ कर सकते हैं जैसे आप क्रेडिट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करें, स्किल डेवलपमेंट करें, कोई टेक्नोलॉजी की बात, तो ये सारे को हम कैसे डिजाइन करें, डिजाइन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इनके लिए फंडिंग मुहैया कराती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि न्यू जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, न्यूली जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह इससे बूस्टअप हो सके। और बूस्टअप होंगे यानी जब इनकरेज होंगे तो उनमें करने की जो स्टेमिना होगा, करने की जो उनकी एनर्जी होगी, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसमें वो जो है अपने आप को इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से गवर्नमेंट इसके लिए कुछ पॉलिसी भी बनाई है जो सपोर्टिंग पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है एमएसएमई के लिए जो पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाई है, ठीक है, उनमें से हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी को देखते हैं तो पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, मतलब कह सकते हैं डिजिटल इंडिया के जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन चल रही है, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव चल रही है, इसको और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो हमारा डेटा बैंक और जो मोबाइल ऐप जो हो रहा है, इसको गवर्नमेंट कर रही है कि एमएसएमई के तहत आप कह सकते हैं, थ्रू कह सकते हैं कि अंडर गाइडलाइंस में कह सकते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए तो अपडेट करना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज को आए हैं। अब हम वर्तमान की परिस्थिति को देखें कि अभी वर्तमान में क्या क्या है, तो अभी हम देख सकते हैं कि भारत में लगभग एमएसएमई जो है बढ़ करके 6.3 करोड़ हो गया है अप्रोक्सीमेटली। यदि हम बात करें लगभग, तो 6.3 करोड़ जो है हमारे पास अभी एमएसएमई भारत में हो चुके हैं।
इस आधार पे देखेंगे कि लगभग हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड जो एमएसएमई होगी बढ़ करके 18.5% जो हम पहले ही आपको लेक्चर में बता दिया था, जो हमारा ईयर ऑन ईयर हम कह सकते हैं लगभग 15.13 लाख यानी लगभग 2.5 मिलियन जो है लगभग 2020 में रजिस्टर्ड हुए हैं। और देख सकते हैं कि 2019 में जो हमारे जो थी वह 21.21 यानी 21.21 लाख यानी 2.1 मिलियन जो हमारे पास थे पहले एमएसएमई यूनिट्स, वह बढ़कर के 2020 में 2.5 मिलियन बढ़ गए, यानी ओवरऑल 21.21 से 25.13 लाख। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिए जा रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पैमाना पर इस पे जो है बूस्टअप देखने को मिल रहा है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी में लगभग 29% जो है हमारा एमएसएमई का क्या है कंट्रीब्यूशन है, यानी ये अभी योगदान दे रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं चाहे वो हमारा नेशनल हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, उसमें भी इसकी जो है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वह हमारा 29% ऑन द बेस ऑफ इंडियन जीडीपी है। अब देखा जाए कि जो एमएसएमई जो मिनिस्टर है राज्यसभा में, जो उन्होंने एक डेटा को बताया, उस डेटा के आधार पर देखा जाए तो रजिस्टर्ड जो हमारा एमएसएमई वो डोमिनेटेड बाय माइक्रो इंटरप्राइजेस इतना, यानी 2.2 मिलियन जो हमारा 2020 में बढ़ करके हो गया 22.06 लाख इंटरप्राइजेस हो गए, जो कि 2019 में यदि देखा जाए तो 18.70 यानी मोटा मोटी देखिएगा तो 1.8 मिलियन ही हमारे 2019 में था, यानी इसमें भी एक इंक्रीमेंट मिला। और ये खुद भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में इस चीजों को बोला है। और मैं डेटा जो दे रहा हूँ ये सारी डेटा हमारा 21 फरवरी 2021 का है, यानी 2021 का 21 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमारे एकदम करंट लेटेस्ट डेटा, इस डेटा पे हम बात चर्चा कर रहे हैं। अब इस आधार पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल जो इंटरप्राइजेस यूनिट्स हैं, वह भी उसमें भी एक बूस्टअप देखने को मिला, उसमें भी हम कह सकते हैं इजाफा देखने को मिला, और वह 2.41 लाख हो गया, यानी 0.24 मिलियन हो गया यूनिट्स 2.9, यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ भी हमारा एक बूस्टअप देखने को मिला। इज इट ओके? फिर कहता है मिड साइड बिजनेसेस ओनली इंक्रीजेज फ्रॉम, तो मिड साइड का जो हम बिजनेस की बात करें इसमें भी केवल वृद्धि हुई है, और जो पहले था 9403 यानी 9403 यूनिट्स थे, अब बढ़ करके 10,981 यूनिट्स हो गए इस पीरियड के दौरान। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई को फोकस किया, इस फोकस के आधार पर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। एमएसएमई जो है मार्केट, और मार्केट में जो भी हमारे प्रोडक्शंस है उसको मुख्य रूप से क्या करती है, ये इनकरेज करती है, इसको और बूस्टअप करती है और आगे इसे बढ़ाती है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं जो हमारे ई कॉमर्स जो साइट्स हैं, खासतौर पे यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट को जो हमारे ई मार्केट जो प्लेस होते हैं, ठीक है, ये सारे को भी बूस्टअप होता है, इसको एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलती है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन की जाती है, यानी चलाई जाती है। जबकि हम कह सकते हैं जो हमारा एमएस मिनिस्ट्रीज है या पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं या अंडरटेकिंग सोर्सेज के जो विभिन्न प्रकार जो हमारे पास यूनिट्स हैं, वो भी इसके प्रोक्यूरमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है एक्चुअली जो है इसको रिकॉर्ड किया गया था ऑन द बेस ऑफ ट्रांजेक्शन, उस समय इसकी जो वैल्यू थी लगभग 7.5 बिलियन थी, जो सितंबर हम देख सकते हैं 2020 के अंत की कहानी है, ठीक है। तो सितंबर 2020 के अंत तक हम कह सकते हैं कि इसकी लगभग 55,048 करोड़ यानी यूएस डॉलर में यदि बात करते हैं तो 7.5 बिलियन डॉलर उस समय इसका टोटल आप कह सकते हैं कि कैपिटल, या इन्होंने एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था। अब इस फॉर्म को आप देख सकते हैं एमएसएमई इन इंडिया की यदि फॉर्म को देखते हैं तो मुख्य रूप से देखा जाए तो डोमेस्टिक जो हमारा बिजनेस होती है, जो हमारा घरेलू जो उद्योग होते हैं, घरेलू जो हमारा व्यापार होता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कोई चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होता है कि हमें कुछ कंसेशनल वर्किंग कैपिटल लोन्स भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हुई, लोन बैंकों के साथ कुछ इस तरह से एग्रीमेंट की, कह सकते हैं कि जो एमएसएमई छोटे छोटे उद्योग स्टार्ट करना चाहते तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भैया उनके लिए कुछ लिबरलिटी के आधार पर उन्हें आपको लोन प्रोवाइड करो। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि आपको एडेक्वेट लिक्विडिटी जो है यानी जो कैपिटल होगा आपको मेंटेन कर दिए जाएंगे इन द बिजनेस ऑपरेशन, जब आप बिजनेस को शुरू करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस आधार पर गवर्नमेंट के भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं असिस्टेंट रहा, सरकार के भी योगदान रही, साथ ही साथ भारत के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनको भी वो भी इस तरह के कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश किया। अब इसकी अभी हमने जो चर्चा भी किया था कि इसके कुछ स्टेचुटरी बॉडीज हैं, स्टेचुटरी बॉडी का मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना कहाँ, वैसे इंस्टीट्यूशंस या वैसे ब्रांचेस को ये मुख्य रूप से आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती है
कि कहाँ कब किसको कहाँ इन्वॉल्वमेंट करनी है, जिससे कि उसका एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हो और देश की जो समाज की जो जनसंख्या है, समाज हुआ, देश हुआ, जनसंख्या हुए, तथा और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें उनकी कैसी कंट्रीब्यूशन हो सके, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हमारे पास स्टेचुटरी बॉडीज हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं। और उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4 स्टेचुटरी बॉडीज की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहला हमारा केवीआईसी है। केवीआईसी स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो यह जो होती है मुख्य रूप से जिम्मेवारी इसको जो दिया गया वह जिम्मेवारी दी गई कि टू प्रोमोट एंड डेवलप खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, यानी गाँवों में खासतौर पे जो खादी हमारा ग्रामोद्योग है इसको कैसे बूस्टअप करनी है, कैसे इसको इंक्रीज करनी है, कैसे बढ़ानी है, जिससे कि हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी हो ये हमें निकल सके कहाँ, रूरल एरियाज में। तो मतलब कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की जो समस्या है, इस बेरोजगारी की समस्या को कैसे निदान किया जाए, इसको लेकर के क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो हमारा कमीशन है इसको ये जिम्मेवारी दी गई कि लोग इससे कैसे जुड़े, वो इसका कैसे फायदा उठा सके। देर भाई हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे जो रूरल इकोनॉमी होगा वह हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ करेगा। स्ट्रेंथ मतलब उसमें मजबूती देखने को मिलेगा। क्वायर बोर्ड इंचार्ज, तो क्वायर बोर्ड जो हमारा इंचार्ज है इसका काम क्या है, तो ये इसका काम है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्वायर इंडस्ट्री एंड इम्प्रूव। तो क्वायर इंडस्ट्री जो है इसको ओवरऑल कैसे डेवलप करनी है, इसकी मैनिफेस्टो को मुख्य रूप से इसको शुरू करना है या तैयार करनी है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं, खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी लिवलीहुड में, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उनकी सोर्स ऑफ इनकम में जो होगा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। तो इनको ये जिम्मेवारी दी गई। एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यदि बात करें तो इसकी जिम्मेवारी जो दी गई, यह जिम्मेवारी थी कि वह प्रमोट करे, वह एडिंग द फॉस्टरिंग ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ को आगे बढ़ाए, जिससे कि माइक्रो और स्मॉल जो इंटरप्राइजेस हैं कंट्री का उसको ये हम बूस्टअप कर सके। जनरली हम कह सकते हैं इस आधार पर कि जो हमारा कॉमर्शियल बेसिस के आधार पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक कंसेप्ट था कि हम किस तरह से रूरल एरिया में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, लोगों को जो एक कह सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो उनका बेसिक नीड्स होता है, ये सारी चीजों को जो हमें फुलफिल करना होगा, तो ये सारे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडीज का निर्माण किया विद सम रेस्पेक्ट्स ऑफ द व्हाट वी कैन से रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इस आधार पे जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हुआ NISMSME, उनको चार्ज दिया गया कि आप जो है खासतौर पे जितनी भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको आप प्रमोट करो, ठीक है। इनेबलिंग इंटरप्राइजेस क्रिएशन, जिससे कि वह इंटरप्राइज से रिलेटेड भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिएशन करे। क्रिएशन का मतलब कैसे, एक इनोवेटिव आइडिया में एक नए विचार के साथ कार्य करे, परफॉर्म उसका डायग्नोस्टिक डोमेस्टिक स्टडीज कर सके, साथ ही साथ पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट कर सके। ऐसी इस तरह के बहुत सारी गतिविधि, बहुत सारे एक्टिविटीज थे जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया। और अंत में हमारा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन MGIRI जो होता है इसकी जिम्मेवारी दी गई को एक्सेलरेट करे कि हमारे रूरल एरिया में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। मतलब उद्योग की यदि हम बात करें तो उद्योग जो होगा हमारा रूरल एरिया में हम कैसे उद्योग को और आगे विकसित कर सकें, जिससे कि गाँवों का जो इकोनॉमी उसको हम सस्टेनेबल कर सकें। यानी एक सस्टेनेबल का मतलब होता है जो स्थिरता होता है, स्थिरता को दे सकें, जिससे कि प्रोफेशनल को हम अट्रैक्ट कर सकें। और जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं ग्राम स्वराज योजना के तहत उनको भी हम इसमें जोड़ सकें, जिससे कि हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा आर्टिसंस हैं, यानी आर्टिसंस का मतलब कह सकते हैं कि जो इस तरह के कलात्मक कार्य करने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी इससे क्या होंगे, इम्पावर्ड होंगे। साथ ही साथ इनोवेशन जो आइडिया आएंगे तो उससे इनकरेज हो जाएंगे। तो इसको क्या गवर्नमेंट ने कहा कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जो है इसको चलाना चाहिए, जिससे कि हमारा भिन्न भिन्न जो क्षेत्र है, चाहे वो हमारा रिसर्च का हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट का हो, चाहे हमारा टेक्नोलॉजी का हो, या हमारा लोकल जो रिसोर्सेज हैं उसका हम सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो होगा कि जो भी हमारा लाइबिलिटी है, जो भी हमारी डिमांड है, वो सारी डिमांडों को हम अपने आप से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं न्यू ऑनलाइन जो सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, जो MSME या उड़ान रजिस्ट्रेशन लॉन्च जो भारत सरकार ने किया, तो वह यूनियन MSME इंडस्ट्रीज के अंतर्गत किया, जो हमने देखा कि जुलाई 1 2020 को इसको लॉन्चिंग किया और ये सक्सेसफुल रजिस्टर्ड भी हुआ, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि लगभग 1.1 मिलियन MSME जो था वह नवंबर 2020 तक अपने आप को रजिस्टर्ड भी हो गया। तो इसका आधार पे हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इससे भी रेस्पॉन्स देखने को मिली। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, पॉलिसी क्या क्या है।
तो खास तौर पे यदि हम एमएसएमई की चर्चा करें तो एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ किया है, उसमें भी बढ़ोतरी की है। और इसके पीछे एक ही मात्र रीजन है गवर्नमेंट का कि हम मेजर्स को क्या करें तो रिलायबल बना सकें, प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि हमारा बेंच जो है बेंचमार्क जो है वो सेटअप हो सके। साथ ही साथ हम एमएसएमई सेक्टर को और स्ट्रेंथ कर सकते था, बूस्टअप कर सकें। और इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रांस यूनियन, सिविल, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, जैसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग प्रोग्राम हो गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, सारी चीजों को हम डेवलप करेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और उनके लाभ कर सकते हैं। जो जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ सिंगल यूजर्स हो सकते हैं, कोई मल्टी यूजर हो सकता है, कोई सिंगल विंडोज सिस्टम के आधार पर काम कर सकते हैं, कोई मल्टी यूजर विंडोज के आधार पर भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनेकों अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इस फॉर्म में हम सबसे पहले देखेंगे उद्योग आधार जो मोमेरेंडम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लाया, ये आखिर है क्या। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है, सबसे पहले याद रखें कि एक जो है यह 1 पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी एक पेज का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक सिस्टम है जिसके आधार पर जो है आप सेल्फ सर्टिफिकेशंस को इस आधार पर एमएसएमई के अंतर्गत आप निर्गत कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो आपको प्राप्त होती है वह सेल्फ सर्टिफिकेशन उसका बेस होता है, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वहां पर फिर किसी प्रकार के सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता जो कि रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग यूएएम। यूएएम का मतलब हुआ उद्योग आधार मोमेरेंडम, ठीक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कंप्लीटली हम पेपरलेस की ओर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की भी ऑनलाइन सुविधा लाए, जो कि हम कह सकते हैं आज का जो वर्तमान का जो हमारा सिनेरियो है देश का, यदि हम इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो यदि देखें, तो इसमें जो अभी डिमांड है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि हम ऑनलाइन करें, डिजिटल से जुड़े, तो इस तरह की चीज़ों को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन का पेज है। एमएसएमई डाटा बैंक क्या है, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमारा एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री है, वो इन्होंने एक स्ट्रीमलाइन तथा मॉनिटर स्कीम्स के रूप में इसको पास आउट कर दिया, जिससे कि हम कह सकते हैं कंप्लीटली डायरेक्टली जो एमएसएमई के अंतर्गत जो यूनिट्स होंगे उनको इसका बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जो हेल्पफुल होगा वो भी हमारे एमएसएमई यूनिट्स के लिए होगा, जो कि हम कह सकते हैं वो अपने इंटरप्राइज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही साथ हम कर सकते हैं जब भी उनको जरूरत होगी तो बिना किसी गवर्नमेंट ऑफिस का वो विजिट किए हुए अपने एक्टिविटीज को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और कर लेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है कि उनको अपने आप को अपडेट करने के लिए या किसी प्रकार के सर्टिफिकेशंस लेने के लिए उनको बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है जो भी ब्रांचेस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहां पर उनको विजिट करना पड़ता है। तो ऐसे चीजों से उनको अब बचना होगा, अब बचेंगे और इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर लेंगे, चाहे उनका जो प्रोडक्ट से रिलेट हो, चाहे उनकी सर्विस से रिलेटेड हो, वे सारे गतिविधि को अपने वहां एक जगह से ही ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। और मई 2019 तक यदि देखा जाए तो इसमें हमने देखा 6.1 लाख एमएसएमई रजिस्टर्ड हो गए थे डाटा बैंक के अंतर्गत। अब माई एमएसएमई क्या है, तो इस माई एमएसएमई में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी एक इंटरप्राइजेस को फैसिलिटी देती है, जिससे कि क्या करेगा को बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होंगे जिसको बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। एमएसएमई ऑफिस जो है लॉन्च किया गया था एक वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के आधार पर, मॉड्यूल के आधार पर, जिसमें हमने देखा कि मोबाइल एप्लीकेशंस को भी एक फॉर्म किया गया था, उसमें जोड़ा गया था और इसके आधार पर हम कह सकते हैं एमएसएमई को गतिविधि को और आगे बढ़ाई गई। इस तरह के जो इंटरप्राइजेस को जो अलाउ की गई, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशंस था वे सारे एप्लीकेशंस, साथ ही साथ का जो स्कीम्स थे, स्कीम्स से रिलेटेड जो भिन्न प्रकार की चीजें थी, तो सारे मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ जोड़ लिए गए तथा उसको एक जांच परख करके आगे बढ़ा दिया गया। एमएसएमई संपर्क एक क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। एमएसएमई संपर्क जो है ये 2018 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको मुख्य रूप से लॉन्चिंग किया था। यह एक हमारा जो पोर्टल है, सबसे पहले याद रखें यह हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भाई पोर्टल है, जहां पर हम कह सकते हैं जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स का मतलब होता है जो नौकरी के तलाश में लोग होते हैं, या रिक्रूटर्स जो होते हैं, वह अपने आप को एक म्यूचुअल बेनिफिट्स इंट्रैक्शंस के रूप में वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये एमएसएमई हमारा संपर्क कहलाता है, यानी एक दूसरे को यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल पेमेंट में हम देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव्स है, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा एमएसएमई के जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उन्होंने बहुत सारे हम कह सकते हैं डिजिटली
इनिशिएटिव्स लाए हैं जिससे कि लोग क्या हो सके, इनेबल हो सके, इकोसिस्टम जो हमारा एमएसएमई में है, इंटायर फैमिली ऑफ एमएसएमई के जो चीजें हैं उससे वो अपने आप को इससे इन्वॉल्व हो सके। जिस आधार पे हम कह सकते हैं सारे जो एमएसएमई के जो हमारा ऑफिसेज हैं वे एक दूसरे से डिजिटली कर सकते, अटैच हो सके, एम्पावर्ड हो सके। तो इस तरह के गवर्नमेंट का जो है इनिशिएटिव्स लिया गया, जिसमें हम कह सकते हैं जो एफर्ट्स होंगे, प्रयास होंगे, वो एक अवेयरनेस के रूप में स्प्रेड होंगे, फैलेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं कि डिजिटली लोगों को प्रॉफिट होगा। मोड ऑफ पेमेंट जो होगी वो भिन्न भिन्न प्रकार के डिजिटली कर सकते, जैसे भीम हुआ, यूपीआई हुआ, भारत क्यूआर कोड हुआ, इस तरह से अनेक जो हमारे पास डिजिटल पेमेंट बैंक्स हैं या डिजिटल पेमेंट बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भीम के अंतर्गत जब रजिस्टर्ड है, तो इसके द्वारा हम विदाउट कैश यानी यहाँ पर भी हम कैशलेस एक्टिविटीज को और ज्यादा इनिशिएटिव्स ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा होगा लोकल जो प्रोडक्शंस होगी उसका भी हमारा इंकरेजमेंट मिलेगी। गवर्नमेंट जो है इस पे और सारी पॉलिसीज ला रही है जिससे कि हमारा एमएसएमई के अंतर्गत जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो कहीं देखने को मिलता है कि स्लो है, लो है, तो कहीं देखते हैं हाई है। तो इस चीजों को भी सरकार करेगी। इसके एडिशनली देखा जाए तो 200 करोड़ रुपया का हमने देखा कि इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूवल भी दे चुका है, सैंक्शन भी कर चुका है, यानी मंजूरी दे चुका है, जो 28.4 मिलियन हो जाता है। और इससे क्या होगा, लगभग 12 टेक्नोलॉजी सेंटर को ओपन किया जाएगा, स्टार्टअप किया जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि लगभग 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से इनिशिएटिव से लिए गए। अब आगे की राह की बात करेंगे, अब और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आगे की राह में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक विजन जिस तरह से गवर्नमेंट का है कि हाँ अगले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन का देश का इकोनॉमी बनाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इन्विजन है, यानी का जो सपना है, सपना को साकार करने के लिए अनेकों प्रकार के स्टेप्स भी लेने होंगे, क्योंकि केवल इस तरह से करने से नहीं होगी बल्कि उसके लिए हमें कार्य भी करना होगा। तो इस फॉर्म में देखेंगे कि इस जो हमारा लक्ष्य, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो करियर अपॉर्चुनिटी जो होगा हमें और ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि जो यंग हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या है, वह इससे जुड़ सके, साथ ही साथ वो अपने आप को एमएसएमई के साथ जुड़े, जनरेट कर सके, है ना, जिससे कि हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है या एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है, इसको वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश करने में, सेटअप करने में वो अपने आप को स्टेबल हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए अनेकों प्रकार के हम कह सकते हैं स्टेप्स उठाए। लेकिन वहां पर देखा जाता है कि कुछ न्यू ऐसे जॉब्स होते हैं ये सारे सेक्टर्स में, उसको क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को और काम करना होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास सेक्टर्स हैं जिसको भी काम करना होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सरकार एमएसएमई को इनहांस और करेगी, जिससे कि एक्सपोर्ट जो हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन इनकी है वो और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक जो टारगेट प्राप्त करने की जो बात चल रही है, इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट जो होगा उसको और ज्यादा से ज्यादा हम कह सकें इन्वेस्टमेंट देना होगा, जिससे कि सर्विस सेक्टर हो गए या और सारे जो सेक्टर्स हो गए, उनकी जो एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो सिचुएशन अभी है, उसमें और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना चाहिए, या कह सकते हैं उसमें एक सुधार होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जिससे कि रिलेटेड जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, इंडस्ट्रियल जो हमारा इंटरप्राइजेस की जो एक्टिविटीज होगा, तो इस सारे को कहीं ना कहीं हम कोलाबोरेट करने की मुख्य रूप से कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या कभी कभी आ जाता है वो हो जाता है कि हमारा टेक्नोलॉजी की समस्या हो जाती है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है। वी ऑल आर नॉट डूइंग द एक्टिविटी एज पर द सू एंड मोटो व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, बिकॉज दैट टाइम व्हेनेवर इफ यू आर नॉट अप टू डेट, ओके, तो ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमें चीजों को बहुत कह सकते हैं एक चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने एक्टिविटीज को लो इन्वेस्टमेंट के आधार पर करें, बल्कि हाई इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक पार्ट होती है। तो जब टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी हो जाएगी तो नो डाउट आपकी जो एक्टिविटीज होगी, आपकी गुड्स एंड जो सर्विसेज होंगे, उसकी जो क्वालिटी होगी, तो वह एक कह सकते हैं बहुत इंपरेटिव रोल आपके सामने अदा कर सकता है। तो इससे आपकी बिजनेस आगे बढ़ सकती है, इनकम आगे अच्छी बढ़ सकती है, लोगों के बीच में आपकी एक रिकग्निशन भी बन सकती है। इस तरह से एक्टिविटीज होंगे, तो इस तरह के स्टेप्स को भी लेना होगा, जिससे कि ये रिसोर्स को और हम आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए हमें कुछ और ऐसे चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे कि एकेडमी इंस्टीट्यूशंस को और आगे बढ़ाएं, रिसर्च डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, जिससे कि इनोवेटिव आइडिया के साथ हम इस गतिविधि को फुलफिल